हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम आयाम टेस्ट लक्ष्य टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 6 के सॉल्यूशन देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट आज बहुत आसान होगा। आई होप सो आपने अच्छे से किया होगा पेपर। सो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग। सबसे पहले विच ऑफ द कंपाउंड हैज 3 डिग्री कार्बन एटम। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें 3 डिग्री कार्बन एटम है? ओके, सो आप मेरे हिसाब से आप आसानी से देख सकते हैं। 3 डिग्री 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? जिससे एक कार्बन एटम जुड़ा हो। ऐसा कार्बन जो दो अदर कार्बन एटम से जुड़ा हो उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। ऐसा कार्बन एटम जो अदर 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो उसे क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। तो ऐसा मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, देखिए ये वाला ऑप्शन। नहीं, ये भी तो 4 डिग्री हो जाएगा। ये वाला देखिए, ये वाला जो कार्बन है ये कितने कार्बन जुड़ा है? 1 2 एंड 3। तो दिस इज अ 3 डिग्री कार्बन। बाकी सब में तो देखिए ये तो 4 डिग्री कार्बन है, ये तो 4 डिग्री कार्बन है, बाकी सब 2 डिग्री है। यहाँ पर भी ये 4 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इसलिए ये 4 डिग्री कार्बन है। सो 3 डिग्री कार्बन बस सिर्फ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी 4 डिग्री कार्बन है पर यहाँ भी 3 डिग्री कार्बन है। तो इसके दो आंसर जाना चाहिए, सी और डी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं। हमें पूछा गया है ऐसा, इनमें से आईयूपीएसी नेम्स दिए गए हैं और हमसे पूछा है किसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री चारों टाइप के कार्बन एटम मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो ये शायद कुछ ऐसा बनेगा। 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ओके, 1 2 3 4 5 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। देखिए इसमें 1 डिग्री कार्बन तो है, यस दिस इज 1 डिग्री कार्बन। ये 2 डिग्री कार्बन भी है इसमें, ये 3 डिग्री कार्बन भी है इसमें, और ये कार्बन 4 डिग्री है। तो इसमें तो चारों टाइप के कार्बन मिलेंगे, तो ये आंसर तो सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं क्योंकि सी में बोथ दिया हुआ है। 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के देखिए हम। 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, सो यहां पर हमें 1 डिग्री कार्बन तो मिलेगा, 3 डिग्री भी मिल रहा है, ये भी 3 डिग्री है, ओके ये भी 3 डिग्री है, लेकिन 4 डिग्री तो मिल ही नहीं रहा है, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा क्योंकि उसी में हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन मिल रहे हैं। बी वाले ऑप्शन में हमें सारे 3 डिग्री ही मिल रहे हैं, 4 डिग्री कार्बन तो मिल नहीं रहा है ना। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चलिए आईयूपीएसी नेम के बारे में बात कर रहे हैं। तो आईयूपीएसी नेम के बारे में सबसे पहले हम स्टेप क्या अपनाते हैं? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। तो पेरेंट कार्बन चेन ये रहा, ओके। फिर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस तरफ से करना चाहिए? जिधर से मल्टीपल बॉन्ड जल्दी आ जाता हो, यानी कि इस तरफ से 3 4 5 और 6। फिर हम क्या लिखते हैं? फॉर्मूला हमारा क्या होता है? प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो आसान क्वेश्चन है वैसे तो प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे? 5 पोजीशन पे ब्रोमो भी है, मिथाइल भी है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिखते हैं। तो 5 ब्रोमो, देन होना चाहिए आपका 5 ब्रोमो 5 मिथाइल। देखिए यहीं से हमारा आंसर क्लियर हो जाता है, 5 ब्रोमो 5 मिथाइल। देन रूट वर्ड हेक्स और सेकंड नंबर पे आइन है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बड़ा आसानी से आप पिक कर सकते हैं आंसर को। नेक्स्ट, फिर से आईयूपीएसी नेम है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। आप देखिए पहले तो हम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन अगर हम सिलेक्ट करके देखें यहाँ पर, सो पेरेंट कार्बन चेन अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्डिहाइड देन साइनाइड देन कीटोन, राइट। 3 फंक्शनल ग्रुप हैं और प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो साइनाइड जो होता है, अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता हो तो उसमें जो है साइनाइड पहले आता है, फिर जो है अल्डिहाइड आता है और फिर कीटोन आता है। तो फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है
उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप आपको किसको कंसिडर करना पड़ेगा, आपका जो साइनाइड होगा वो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और अल्डिहाइड कीटोन जो होंगे वो प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेंगे, राइट। सो साइनाइड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। और चूंकि देखिए अब यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन थोड़ा सा ट्रिकी होगा, आप 1 2 या 3 इधर जाएंगे या 1 2 3 4 5 उस तरफ जाएंगे। सो हमें इधर नंबर ऑफ कार्बन देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप तो दोनों में ही मिलना है हमें, ठीक है। सो हम लोग इस तरफ जाएंगे क्योंकि इधर हमें नंबर ऑफ कार्बन भी क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है। सो नाइट्राइल वाला तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अगर आप इस तरह से भी अगर जाएंगे तो आप आंसर पिक कर सकते हैं कि मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, साइनाइड यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप होगा जिसका हम यूज करेंगे सेकेंडरी सफिक्स के तौर पर, और कीटोन और एल्डिहाइड को हम क्या कंसिडर करेंगे, प्रीफिक्स मानेंगे। तो एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स क्या होता है, फॉर्माइल। कीटोन के लिए प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो। तो अगर आपको इतना भी अगर आइडिया है तो देखिए पेंटेनल या तो अल्डिहाइड को मेन फंक्शनल ग्रुप माना है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर कीटोन को मेन फंक्शनल ग्रुप माना है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ तो सभी को प्रीफिक्स मान लिया है तो ये भी नहीं हो सकता। सो हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा, 1 2 3 4 5। तो 2 फॉर्माइल, 3 ऑक्सो, पेंटेन 1 नाइट्राइल, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो प्रायोरिटी ऑर्डर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रायोरिटी टेबल आपको पता होनी चाहिए। आपको एक बार प्रायोरिटी टेबल बता दूं मैं अगर, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर अनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, एसानाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आईयूपीएसी नेम सेलेक्ट करना है। ये वो टिपिकल क्वेश्चन है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन पे होते हैं, है ना। तो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन तो मैंने कर लिया है। सबसे पहले नंबरिंग करता हूं तो इधर से डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिलता है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिलता है। अगर दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पर होते हैं तो हम लोगों ने रूल पढ़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देते हैं, राइट। सो सही नंबरिंग ये होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अच्छा प्रीफिक्स होगा 3 मिथाइल, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है कि आप आसानी से ऐसे ही प्रकट कर सकते हैं। 3 मिथाइल हेक्स 1 इन 5 आइन, तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, ओके हकल्स रूल, इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने की 3 शर्तें होती है। मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक एंड देयर शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस। मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए और उसके पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। सेकंड है मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, मतलब रिंग में आने वाले हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि इसमें पाई बॉन्ड जो है वो ऑड नंबर में होने चाहिए, राइट। सो अगर हम देखें तो इसमें देखिए यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये sp3 हो जाएगा, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। आप इसे कैंसल आउट कर सकते हैं। कार्बन आयन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये sp3 हो जाएगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस भी प्रॉपर है नहीं, डबल सिंगल सिंगल डबल यहाँ भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये साइक्लिक है, यस। डबल सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल, यस। साइक्लिक रेजोनेंस तो है, इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है। ये डबल बॉन्ड sp2 कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन sp2 कार्बन, नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस में होता है तो ये भी sp2 होता है, मतलब ये मॉलिक्यूल प्लेनर भी है। लेकिन इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, एक तो डबल बॉन्ड, और जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में होता है तो भी हम उसे क्या कंसीडर करते हैं, पाई बॉन्ड। तो देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स, और जब 2 पाई बॉन्ड हो जाते हैं तो वो तो एंटी एरोमेटिक हो जाता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसे देखते हैं, नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, तो यहाँ पर साइक्लिक रेजोनेंस तो है। sp2 sp2 डबल बॉन्ड, sp2 sp2 नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में sp2, तो यहां पर ये प्लेनर भी है। पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3 पाई बॉन्ड है, तो ये एरोमेटिक भी है। ये सारी कंडीशनें फुलफिल कर रहा है। हकल रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। पाई बॉन्ड कैसे कंसीडर करते हैं, डबल बॉन्ड को, नेगेटिव चार्ज इन रेजोनेंस को, लोन पेयर इन रेजोनेंस को। आई होप आप सबने ये क्वेश्चन राइट किया होगा। 56 57 नाउ 56 तो हम बता चुके हैं। 57
के वैल्यू ऑफ फिनॉल इज मोर देन ऑफ इथेनॉल, मतलब सिंपल सी बात है, वो ये बोल रहा है के इज प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि फिनॉल जो है वो इथेनॉल से ज्यादा एसिडिक है। और डेफिनेटली हम तो ये देख भी चुके हैं, फिनॉल और इथेनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है, वो तो हमें पता है कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, क्वेश्चन में भी वही बताया हुआ है, लेकिन हमसे रीजन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमें तो पता ही है एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। आप कॉन्जुगेट बेस बनाकर देखें, और कॉन्जुगेट बेस जहां ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, राइट। सो मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाकर देखता हूं। तो इसका कॉन्जुगेट बेस यहां से मैं अगर H प्लस निकाल दूं तो क्या बचेगा O माइनस, यहां से मैं H प्लस निकाल दूं तो क्या बचेगा O माइनस। तो यहां पर फिनॉक्साइड आयन बनेगा कॉन्जुगेट बेस के फॉर्म में, और यहां पर कॉन्जुगेट बेस बनेगा माइनस इथॉक्साइड। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड, इसे बोलते हैं इथॉक्साइड। तो फिनॉक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन इथॉक्साइड। स्ट्रॉन्गर बेस नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक बेस होता है। तो अगर आप फिनॉल को स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हो तो उसका कॉन्जुगेट बेस तो वीक बेस होगा। तो ये आंसर तो हमारा नहीं हो सकता। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन इथॉक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस, ये हो गई बात हमारी कंप्लीट। फिनॉक्साइड आयन क्या है, मोर स्टेबल है। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर सकते हैं, वो पहले आयन को देखकर टिक कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपसे बेसिसिटी थोड़ी ना पूछी है, आपसे स्टेबिलिटी। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा आपका एसिड जो होगा एसिडिक होगा, यानी कि आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। और अगर पढ़ना चाहे तो फिनॉक्साइड आयन लेस स्टेबल, ये तो हो ही नहीं सकता, बल्कि का कोई सेंस नहीं है। ओके, सो आंसर इज बी। 58, देखिए ये तो मैंने क्वेश्चन आपको कहा है, नीट में भी इस साल इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बेसिसिटी ऑफ अमीन, और आपसे बेसिसिटी ऑफ अमीन पूछी है। दिस इज 3 डिग्री अमीन, दिस इज 1 डिग्री अमीन, एंड दिस इज 2 डिग्री अमीन, और एक्वस सॉल्यूशन में पूछी है, और मिथाइल दिया हुआ है। सो हम तो जानते हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन, है ना, अगर मिथाइल हो, क्या तेरा क्या मेरा 213, राइट। सो अगर मिथाइल होता है तो इन एक्वस सॉल्यूशन, तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या होता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। बेसिसिटी डिक्रीजेस, है ना। गैसियस फेज में क्या होता है ऑर्डर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। एक्वस फेज में अगर इथाइल होता है तो ऑर्डर क्या हो जाता है, 2 3 1, और मिथाइल होता है तो ऑर्डर क्या हो जाता है, क्या मेरा क्या तेरा 213, 2 1 3। 3 डिग्री की वेसिटी बहुत कम हो जाती है, यानी कि हमारा आंसर होना चाहिए 3 डिग्री सबसे कम बेसिक होना चाहिए। सो दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे कम बेसिक होना चाहिए, यानी कि हमारा आंसर जाएगा डी ऑप्शन, राइट। चलिए, तो अब आपको पता ही होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो देखिए बेस कौन होता है, जो लोन पेयर डोनेट करता है। लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। सो यहां पर सबके पास लोन पेयर है, तो अब हम देखते हैं किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। रेजोनेंस तो सब में है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर तो सब में है, तो उस फैक्टर को देखने की जरूरत नहीं है। CH3 का कौन सा इफेक्ट, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। OCH3 का कौन सा इफेक्ट होता है, -I और +M, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि +M इफेक्ट पावरफुल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। NO2 का कौन सा इफेक्ट सब लोग जानते हैं, -I -M, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। क्लोरीन का सिर्फ -I इफेक्ट कंसिडर करेंगे, क्योंकि M इफेक्ट तो उसका कमजोर होता है, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी वाला भी गलत है, ए वाला भी गलत है। अब हम दो ऑप्शन विचार करते हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा बेसिक होता है सेकंड, उसके बाद फर्स्ट में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, फोर्थ में कम हो रही है, लेकिन थर्ड में बहुत ज्यादा कम हो रही है, यानी कि 2 1 4 3, यानी कि हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, और ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होता है, नाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी का ऑर्डर पूछ रहा है, एंड एवरीवन नोन पोमफिनॉल। यहां पर आंसर क्या होगा हमारा, पोमफिनॉल, राइट। तो पोम तो मुझे सीधा क्लियर दिख रहा है, आंसर होगा डी। वैसे मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो इसका ये तरीका है कि अगर आप कॉन्जुगेट बेस बनाकर देखें,
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर आएगा मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। हमें क्या करना है, इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल बनाना है, ठीक है। क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर है तो -I-M बहुत ज्यादा होगा, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी, और हम यही तो चाहते हैं। नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कैसे किया जा सकता है, उसमें से चार्ज को कम करके। मेटा पोजीशन पे सिर्फ -I लगेगा, M इफेक्ट तो 0 होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो होगी पर उतनी कम नहीं होगी। यहाँ पर -I भी है और -M भी है, पर -I थोड़ा सा कम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन तो पुल करेगा पर उतने इलेक्ट्रॉन पुल नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कहाँ हो रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे, इसलिए ऑर्थो सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए नॉर्मल कंसिडरेशन में। लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो हाइड्रोजन है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में शामिल हो जाता है, ठीक है, और इसलिए इस H+ का डोनेशन इतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी कम हो जाती है। सो आंसर इज पोमफिनॉल। मेरे हिसाब से सारे बच्चों का ये आंसर सही होगा, राइट। 61 ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल, ठीक है। सबसे पहले बनाते आपको आ जाए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कह रहा है हमें, चलिए हमसे पूछ रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, राइट। ये रहा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये रहा ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल, ठीक है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। देखिए अब इस यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसिडर नहीं करना है उसके अलावा, क्योंकि वहां पर तो सारे सब नाइट्रो वाले ग्रुप थे, ठीक है। यहाँ पर दो अलग अलग ग्रुप हैं, तो जब हम यहाँ कंसिडर करेंगे तो O-, ये NO2 है, ये -I भी लगाएगा और -M भी लगाएगा, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर करोगे तो भी इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि OCH3 का तो +M इफेक्ट होता है, -I भी होता है, +M भी होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज काफी बढ़ जाएगा। तो ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए, तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि यहाँ पर NO2 का -I भी है और -M भी है। तो हम सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। -I and -R इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप फेवर्स द रिलीज ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम OH बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है ये तो। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड व्हाइल O- इज डीस्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। देखिए ऐसा तो कुछ होता नहीं। +R effect of OCH3 group makes the release of proton from OH bond difficult. All the statements are correct. तो अगर डी ऑप्शन बोल दिया है हमें तो फिर ये थोड़ा सा ज्यादा सही हो सकता है, क्योंकि डी ऑप्शन में तो सारी चीजें कंसिडर कर ली है ना। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट तो सही है, -I और -R लग रहा है, और इसी के कारण ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और वो H+ डोनेट करेगा। तो पहला ऑप्शन सही है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड व्हाइल ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉक्साइड आयन इज डीस्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। मतलब कहने का वही तात्पर्य यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तीनों आंसर करेक्ट होना चाहिए। चलिए एसिडिटी का क्वेश्चन है फिर से, तो हमें करना क्या है, हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो H को हटा दो और क्या बना लो, कॉन्जुगेट बेस। और अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल बनाना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करना पड़ेगी। क्लोरीन का -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। CH3 का +I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। NO2 का -I -M, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। OCH3 का -I लेकिन +M भी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट।
तो बताइए सबसे ज्यादा यहाँ पर एसिडिक कौन होना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 और सबसे लास्ट में होना चाहिए 4, 3, 1, 2, 4, यानी कि आंसर नंबर डी इज राइट। चलिए ये तो नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर पता लगाना है, ठीक है। तो ये तो याद करके जाइएगा नीट के लिए भी, ठीक है। तो ये आपको हमने पढ़ाया है ना। और इसको देखो अगर पूरा ना भी याद होना तो भी आप इस क्वेश्चन कर सकते हो। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर सल्फोनिक एसिड होता है, फिर अमाइड होता है, अल्डिहाइड तो बहुत लास्ट में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, अमाइड पहले आ नहीं सकता, आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बी इज राइट। हाइपर कॉन्जुगेशन इज, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट भी तो होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं जब सी एच बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड आर ऑन अल्टरनेट पोजीशन, तो सी एच बॉन्ड में सिग्मा है और डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड है, ठीक है। होता उसका जो रीजन है वो हम यही बोलेंगे कि भाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन पाई का भी तो हम तो ये तो बोलते हैं अल्टरनेट पोजीशन या कॉन्जुगेट पोजीशन पे होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होना चाहिए? अल्टरनेट या कॉन्जुगेट पोजीशन पे होना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन की यही तो कंडीशन होती है, राइट, कि जब सी एच बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे, कॉन्जुगेट पोजीशन पर होंगे, तभी हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाएगा। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। नोटिस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, हाँ दोनों सिग्मा और पाई जो है वो अपनी लोकेशन क्या करते हैं? चेंज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें डबल बॉन्ड, जैसे आप इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बनाओगे तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 H+, तो ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा इसका यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा है और ये पाई है, दोनों का क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है, तो डीलोकलाइजेशन तो दोनों का हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन का एक नाम भी है नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड भी नहीं बना है। सो सभी ऑप्शंस करेक्ट, डी ऑप्शन इज राइट। कुछ बच्चों को डाउट रहेगा कि सर इसमें पाई, अरे भैया पाई वर्ड के कारण हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है, लेकिन पाई बॉन्ड भी तो उसे मूव कर रहा है ना। यहाँ पर आपको ये पूछ, हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, लेकिन ये पूछ रहा है सिग्मा पाई इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं ना, तो वो तो हम कंडीशन में ही पढ़ते हैं कि सी एच बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, वही को आपको कॉन्जुगेशन में दिया हुआ है। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो हाँ इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन भी तो चेंज होती है, जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो पाई बॉन्ड भी तो शिफ्ट होगा। और नो बॉन्ड रेजोनेंस तो इसका नाम ही है, आप देख भी सकते हैं। तो कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं है, आंसर आएगा डी इसका, राइट। हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल इन, देखिए मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या होती है। एच इफेक्ट देखा जाता है कब? जब सी एच बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, सी एच बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, सी एच बॉन्ड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? ऑल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं या कॉन्जुगेट पोजीशन पर होते हैं? ऑल्टरनेट या कॉन्जुगेट पोजीशन पर होते हैं, अल्टरनेट या कॉन्जुगेट पोजीशन पर होते हैं, तब ये देखा जाता है, ठीक है। या फिर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको कि डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन को फंक्शनल ग्रुप मान लो, उनका पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन, जहां अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है, जहां अल्फा हाइड्रोजन होगा वहां हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाएगा। तो अब हम देखते हैं, अगर हम इन दोनों को फंक्शनल ग्रुप मान लें तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो यहाँ तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा है ना, यस। यहाँ पर अगर देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप, ये उसका पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। डेफिनेटली यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी यार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन यहाँ पर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए
कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो ये तो मैं सबको बनवा ही चुका हूँ आपकी कॉपी में, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए रेजोनेंस सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्टेबिलिटी का, और यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। तो सबसे पहला आंसर तो ये है कि ए ऑप्शन सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर आपको इतना भी पता है तो आपका आंसर आप आसानी से टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद जो है ये कार्बन जो है sp3 कार्बन है, ये कार्बन sp कार्बन है, और ये है sp2 कार्बन। तो आपको तो पता ही होता है कि दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव इन सब में, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे कम स्टेबल होगा, तो यानी कि डी सबसे कम स्टेबल होना चाहिए, वो भी लिखा हुआ है। इन दोनों में बात करें तो sp3 कार्बन तो फिर भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, यानी कि ए के बाद सी आना चाहिए, तो आपका आंसर डी है। और वैसे भी आप रेजोनेंस के थ्रू भी पता लगा सकते हो, बड़ा क्लियरली आपका आंसर आ जाएगा। इनमें से कौन सी अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसके बारे में बात करना है। तो ये अब देखते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 2 और एक ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। डबल सिंगल सिंगल डबल, पर रेजोनेंस नहीं है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, 5 और 2 ये हो जाएंगे, 7 अल्फा हाइड्रोजन प्लस रेजोनेंस भी है, डबल सिंगल डबल, राइट। यहाँ पर रेजोनेंस भी है, पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 और एक ये, टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस रेजोनेंस, राइट। यहाँ पर रेजोनेंस भी है, डबल सिंगल डबल, पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 और 2 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन प्लस रेजोनेंस। तो अगर आप आंसर जाएगा डी, रेजोनेंस भी है और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है। चलिए इनमें से कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो C6H53 का मतलब होता है 3 बेंजीन रिंग है, 3 बेंजीन रिंग मतलब कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए 3 बेंजीन रिंग वाला, देन फिर 2 बेंजीन रिंग वाला, और फिर ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें 2 बेंजीन रिंग है, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये 3 डिग्री है और ये है 2 डिग्री, यानी कि आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आप आसानी से पिक कर सकते हैं सर। चलिए एसिडिक ऑर्डर की स्ट्रेंथ पता करना है, तो ये बड़ी आसानी से आप इसको भी क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये है कि एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तो वो तो आपको सभी ऑप्शंस में दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो ज़्यादा एसिडिक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर एक अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है, डेफिनेटली अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक होते हैं, राइट। तो अल्कोहल अगर ज़्यादा एसिडिक है, सो मतलब एसिटिलीन कंपैरिजन में तो अल्कोहल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए एसिडिक। पहले वाले ऑप्शन में तो ROH ज़्यादा है, सेकंड वाले में भी ज़्यादा है, तो सी आंसर तो हमारा हो नहीं सकता और डी आंसर भी हमारा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एसिटिलीन अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक नहीं हो सकता। अल्कोहल इज मोर एसिडिक क्योंकि यहाँ पर OR माइनस इज मोर एसिडिक देन CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है। तो एक बात तो आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल और एसिटिलीन में ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, एसिटिलीन। अगर आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका C और D ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, राइट। अब जो ऑप्शन बचा है आपका ROH और वाटर के बीच में कंपैरिजन करना। सो अगर हम इसको देखेंगे सो यहाँ पर तो सिर्फ OH माइनस मिलेगा और यहाँ हमारे को मिलेगा RO माइनस, ठीक है, OR माइनस और OH माइनस। तो वाटर में से H प्लस निकालेंगे तो OH माइनस बनेगा, यहाँ OR माइनस बनेगा, लेकिन OR माइनस क्यों, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो जो है
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो कॉन्जुगेट बेस विल बी लेस स्टेबल, जबकि यहाँ तो प्लस आई है ही नहीं, तो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो वाटर जो है वो अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, यानी हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो किस तरह सिलेक्ट किया? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। फिर अगर फंक्शनल ग्रुप वाइज बात करें तो अल्कोहल और एसिटिलीन में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, मैंने आपको सीक्वेंस बताया हुआ है, अल्कोहल देन फिनॉल देन कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिलीन तो बहुत वीक एसिड है, तो एसिटिलीन अल्कोहल से कम एसिडिक होना चाहिए। तो यहाँ तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां उसको अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक बताया हुआ है, इसलिए दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब इन दो ऑप्शन में हमें यह कंपेयर करना था कि अल्कोहल और वाटर में ज्यादा एसिडिक कौन होता है। सो हम इनके कॉन्जुगेट बेस बनाकर देख लो, कॉन्जुगेट बेस में यहाँ पर आर का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट, इसलिए हमारा आंसर जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है दोस्तों। तो ये बड़ा क्लियर ऑप्शन है, ये प्लस कार्बोकैटायन है, सो ये पास में माइनस आई भी लगाएगा, माइनस एम भी लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम कर देगा, राइट। यहां पर सिर्फ माइनस आई लगाया जाएगा, एम इफेक्ट 0 होता है मेटा पोजीशन के ऊपर। यहाँ पर पैरा पे माइनस आई माइनस एम लगेगा, लेकिन माइनस आई थोड़ा सा डिस्टेंस के कारण कम लगेगा, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो होगी पर उतनी ज्यादा कम नहीं होगी जितना ऑप्शन नंबर 1 में हुई थी। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट है। प्रॉब्लम क्या है? कार्बोकैटायन के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन कम है, हमें उसे स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, और हम चारों केस में उससे, तीनों केस में हम उससे क्या बना रहे हैं? अनस्टेबल बना रहे हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एस वाला ऑप्शन ज्यादा स्टेबल होगा, यानी आपका आंसर या तो ए में से होगा या तो डी में से नहीं होगा, ए और डी में से नहीं होगा, ऑप्शन या तो बी होगा या सी होगा। उसके बाद इन तीनों को कंपेयर करो, कहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कम किए जा रहे हैं, तो क्यू वाले ऑप्शन में कम किए जा रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, एस क्यू आर और फिर पी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ये इसमें थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पास में से है, सो कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पर ये प्लस आई भी लगाएगा और प्लस एच भी लगाएगा, और इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, काफी बढ़ेगी। यहाँ पर सिर्फ प्लस आई लगाया जाएगा, एच इफेक्ट 0 होता है मेटा पोजीशन पे, इसलिए थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पर भी पैरा पोजीशन पे प्लस आई थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन प्लस एच भी लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन उतने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा जितने कि केस नंबर 1 में थे, क्योंकि वहां पर प्लस आई थोड़ा सा ज्यादा था, क्योंकि उसकी डिस्टेंस कम थी। हमें यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी? इलेक्ट्रॉन कम थे, इलेक्ट्रॉन बढ़ाना थे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ाए गए हैं? पी वाले में, क्योंकि पास में था, इसलिए डी वाला आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ाए गए? आर वाले केस में, तो पी के बाद आर आना चाहिए, फिर आना चाहिए आपका Q और फिर S, यानी कि आंसर होगा C। इसमें जो बच्चे एच इफेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर सिर्फ आई इफेक्ट से सॉल्व करोगे आप तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि Q जो एच इफेक्ट है उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, अगर सारे केसेस में मिथाइल होते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है, तो बेसिक कौन होता है? तो हमने एक बार आपको ये भी बताया था कि आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जो नेगेटिव चार्ज डोनेट करता है वो भी क्या कहला सकता है? बेस कहला सकता है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp बहुत ज्यादा इस कैरेक्टर है, मतलब इन तीनों में ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन तीनों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उस पर नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज कम डोनेट होगा, यानी कि बेसिसिटी कम होगी। ठीक है, यानी कि सबसे कम बेसिक होगा ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन सबसे कम बेसिक होगा, तो ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ए वाला सबसे ज्यादा बेसिक, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहां पर नेगेटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं है, नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम स्टेबल है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम स्टेबल, लेस डोनेट नेगेटिव चार्ज लेस बेसिक, तो बी वाला सबसे कम बेसिक होगा। हमारे पास ऐसा एक ही ऑप्शन है, राइट। या फिर दूसरा फंडा भी आप यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? वीक बेस होता है। तो अगर आपको पता हो तो एसिटिलीन जो होता है, इथिलीन, अगर एसिडिटी ऑर्डर आपको पता है तो एसिडिटी ऑर्डर की बात करें तो
इधर जाने पर एसिडिटी कम होती है, एसिटिलीन की एसिडिटी ज़्यादा होती है और ये मैक्सिमम एसिडिटी, अगर इसकी एसिडिटी ज़्यादा है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होगा, यानी कि बी वाला सबसे कम बेसिक होगा, राइट। नेक्स्ट, फिर वही एसिडिटी ऑर्डर आ गया है। सबसे पहले क्या करें, कॉन्जुगेट बेस बनाकर देखें, CH3O माइनस, CH3NH माइनस और CH3CH2 माइनस, सब में से H प्लस निकाला, कॉन्जुगेट बेस बनाया। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा स्टेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल, और इसलिए इसका जो एसिड है वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन अमीन, अमीन्स आर मोर एसिडिक देन सिंपली इथेन, यानी कि आपका आंसर होगा अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, और ऐसा एक ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, राइट, ऑप्शन नंबर बी। कंपैरिजन करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट की बात कर रहा है। एसिडिक की बात करें तो अल्कोहल से ज्यादा फिनॉल एसिडिक होता है, तो ये आंसर तो सही है, दिस इज करेक्ट, ठीक है। फिर इन दोनों बेसिक नेचर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ मिस्टेक है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, लोन पेयर लोकेलाइज्ड है, तो यहाँ पर लोन पेयर ज्यादा डोनेट किए जा सकते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर है, डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर, लेस डोनेट लोन पेयर, लेस बेसिक, तो यहाँ पर यह आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है बेसिसिटी कम होना चाहिए। इथाइल अमीन इज मोर बेसिक, मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। यहाँ पर तो स्टेबल बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है, रेजोनेंस है यहाँ पर। एसिडिटी की बात करें तो सब फिर बैठो आयाम में, सब फिर बैठो, बेंजोइक एसिड है, दिस इज बेंजोइक एसिड है, और ये एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड से हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आंसर इज बी। चलिए, कन्फर्मेशन, एन ब्यूटेन का कौन सा कन्फर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो देखिए आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर बल्कियर ग्रुप के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी, है ना। यहाँ बल्कियर ग्रुप कौन कौन से हैं, दो मिथाइल ग्रुप, अगर एंटी फॉर्म बोलते हैं इसको, जब दो बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं तो वो क्या होता है, रिपल्शन कम होता है, रिपल्शन कम होता है इसलिए स्टेबल ज्यादा होता है, सो आंसर नंबर बी इज राइट। ओके, आरएस कॉन्फ़िगरेशन की बात करी गई है यहाँ पर, तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमें 2 और 3 सही सिलेक्ट करना होंगे। नंबरिंग यहाँ से करेंगे, आईयूपीएससी की नंबरिंग, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं, सो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। 1 और 2 ये क्या होना चाहिए आपका, आर होना चाहिए, बट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इसलिए क्या होना चाहिए, एस, तो 2s आंसर होना चाहिए, तो ये दो तो नहीं हो सकते। अब नीचे वाले को बनाकर देखें, तो दिस इज फर्स्ट, देखो अब इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है तो ये होना चाहिए सेकंड, नीचे वाला होना चाहिए थर्ड, और ये होना चाहिए फोर्थ, तो इस तरफ एरो 1 से 2 में इस तरफ से एरो जाएगा, यानी कि ये होना चाहिए क्लॉकवाइज, पर इसके कारण हो जाएगा एस, तो 2s 3s, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जिसके अंदर एक कायरल कार्बन होगा वह ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिसके अंदर एक कायरल कार्बन होता है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कायरल कार्बन क्या होता है, जिससे जुड़े चारों ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन, जब आप लिखते हैं 1 ब्रोमोब्यूटेन तो हमें एक भी कायरल कार्बन नहीं मिलेगा इसमें। क्या ऐसा कोई कार्बन दिखाई दे रहा है जिसमें जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो, क्योंकि सब पे तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। 2 ब्रोमोब्यूटेन को देखें आप, 2 ब्रोमोब्यूटेन, यस, देखिए यहां पर हमें एक बीच वाला जो सेकंड नंबर का जो कार्बन है, इस कार्बन को देखिए, इस तरफ कौन जुड़ा है, मिथाइल, इस तरफ ब्रोमीन, इस तरफ पूरा इथाइल ग्रुप जुड़ा है, और इस हाइड्रोजन को अगर हम बना के देखें तो हम हाइड्रोजन को भी अलग से बना देते हैं, तो इस कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो ये कायरल कार्बन है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन अगर चेक करना चाहे, 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन,
देखिए यहाँ कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, बीच वाले कार्बन से भी 2 मिथाइल ग्रुप सेम सेम हो जाएंगे, इसलिए ये तो आंसर नहीं हो सकता। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये भी आंसर नहीं हो सकता। वाई? क्योंकि बीच वाले कार्बन से फिर क्या जुड़े हुए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना, और तीनों सेम हो जाएंगे, तो फिर ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो किसी अल्कीन से जुड़े अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो वो क्या शो करता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 1 फिनाइल ब्यूट 2N, 1 फिनाइल ब्यूट 2N। तो आप देखो 1 फिनाइल ब्यूट 2N में अगर आप देखना चाहो तो sp2 कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला ग्रुप, इसको मैं कुछ ऐसा बना लूं, वन फिनाइल टू ब्यूटीन, तो ये ज्योमेट्रिक क्लास में शो करेगा। ये डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है ना, उससे जुड़े दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट, इधर भी और इधर भी। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। 3 फिनाइल ब्यूट 1N, 3 फिनाइल ब्यूट 1N, नहीं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। वही कंडीशन यहाँ भी बनने वाली है। 1N जहाँ भी आएगा वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, तो वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कहा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया जाता है? तो sp2 कार्बन, डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप अगर सेम होंगे तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। तो देखो ये वाला बी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि sp2 कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप क्या हैं? सेम है। अब ऑप्शन हो सकता है आपका सी ऑप्शन या हो सकता है ऑप्शन डी। लेकिन अगर आप देखें तो ठीक है, इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है, लेकिन इस कार्बन से जुड़े इधर CH2 है, इधर भी CH2 है, दोनों ग्रुप सेम हो गए, लेकिन मॉलिक्यूल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो फिर इसको आगे और सोचिए, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर तो ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो इधर वाला ग्रुप भी और इधर वाला ग्रुप भी दोनों क्या है? सेम है। तो इस sp2 कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, यहाँ पर sp, यहाँ पर होगा CH2, यहाँ पर भी CH2 होगा, लेकिन फिर आगे जब हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर CH2 मिल रहा है और यहाँ पर CH मिल रहा है। तो यहाँ CH2 CH2 है, यहाँ CH2 CH है, मतलब दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म की कंडीशन क्या है? जिस कंपाउंड में ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है वो टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, सो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाता है? अल्फा हाइड्रोजन। तो जिस एल्डिहाइड कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है उसे हम वहां पर क्या शो होता है? टॉटोमेरिज्म। ठीक है, सो अगर हम इसे फंक्शनल ग्रुप माने तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा और इससे जुड़े 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो ये तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो ये हमेशा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ बात करो तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे, 4, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें ये, तो देखिए ये तो एक इनॉल फॉर्म बनाया हुआ है। अगर आप बात करें ये, तो यहाँ तो आप लोग जानते होंगे कि sp2, अगर ये फंक्शनल ग्रुप मानोगे तो यहाँ पर एक CH मिलेगा, यहाँ पर एक CH मिलेगा, यहाँ एक CH मिलेगा, यहाँ एक CH मिलेगा। वैसे तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन sp2 कार्बन से जुड़े अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते, डबल बॉन्ड से जुड़े अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए हमारा आंसर होगा बी। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यहाँ तो बेसिकली क्या हो चुका है,
यहाँ पर ऑलरेडी हमें इनॉल फॉर्म बना कर दिया हुआ है। इनॉल डबल बॉन्ड से अल्कोहल जुड़ा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? इनॉल। CH डबल बॉन्ड CHOH। इस हाइड्रोजन को आप इधर ट्रांसफर करिए, ये बॉन्ड को इधर ट्रांसफर करिए, तो आपको इसका कीटो फॉर्म दिख जाएगा। इसका कीटो फॉर्म होगा CH2CHO। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि हमारा आंसर होगा बी, राइट। C7H8O कितने आइसोमरिज्म शो करेगा? ठीक है, तो C7H8O 5 आइसोमरिज्म शो करेगा। अगर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या चेक कर लेना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कैसे चेक करेंगे आप? या तो ये अल्कोहल हो सकता है, या तो ये अल्डिहाइड हो सकता है, या कीटोन हो सकता है, या ईथर हो सकता है। और दूसरा, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में गैप कम है। कार्बन और हाइड्रोजन का जब डिफरेंस कम होता है तो यहाँ पर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है। तो हम एक बार स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं, क्या बेंजाइल अल्कोहल में ये सब चीजें फिट हो सकती हैं। तो मैंने बनाकर देखा बेंजाइल अल्कोहल, तो यहाँ पर टोटल 7 कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन तो है यहाँ पर। हाइड्रोजन काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 2 7 और 1 8 और एक ऑक्सीजन। C7H8O, मतलब हमारा एजम्पशन सही है, ये अल्कोहल है। और जब अल्कोहल बनता है तो सबको आपको पता है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कौन होता है? फिनॉल। तो हम इससे फिनॉल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्थो मिथाइल फिनॉल भी बन सकता है। जब ऑर्थो मिथाइल फिनॉल बन सकता है तो फिर पैरा वाला आइसोमर भी बन सकता है, और जब मेटा बन सकता है तो इसका पैरा भी बन सकता है। और अगर आपको पता हो तो अल्कोहल का एक फंक्शनल आइसोमरिज्म ईथर भी होता है, तो हम इससे ईथर भी तो बना सकते हैं, OCH3। ठीक है, O इधर कर दिया, CH3 इधर कर दिया, सो 3 and 2 5 आइसोमर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना होता है, एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर सारी चीजें आसान हो जाती है। 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन आपस में क्या है? बड़ा सिंपल सा आंसर है। 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन में क्या चेंज हुई है? पोजीशन ही तो चेंज हुई है। सो बेसिकली दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट में होता है, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन वाले ऑप्शन तो वैसे भी गलत हैं। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब पार्शियल डिस्प्लेसमेंट को उसने किससे लिखा है? इनकम्प्लीट से, तो आंसर हो जाएगा सी, राइट। इनमें से कौन प्लस एम इफेक्ट नहीं शो करता? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो प्लस एम इफेक्ट। इनमें से कौन प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करता है? ठीक है, सो देखिए प्लस एम कौन शो करता है? मैंने आपको तरीका बताया है कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा रेजोनेंस के थ्रू, वो क्या शो करेगा? प्लस एम। और उसके लिए बेसिकली क्या होने चाहिए? लोन पेयर्स। जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो क्या शो करते हैं? प्लस एम इफेक्ट। तो आप देखिए इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और इसके पास भी लोन पेयर है। लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड, अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड जुड़ा होता है तो वो क्या शो करता है? माइनस एम इफेक्ट, क्योंकि ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑल का सही स्ट्रक्चर क्या है? तो पेंट 3 इन 2 ऑल, ओके। तो यहां पर हमें कौन सा चेन सेलेक्ट करना होगा? अगर मैं इसको देखूं 1 2 3 4 5, तो ये 2 पोजीशन पे तो ऑल आ जाएगा, 3 पे इन आ जाएगा, मिथाइल भी है, ओके। सो मुझे तो ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है, लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं। अगर ये है तो नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगी, 1 2 एंड 3 देन 4, 4 ही कार्बन है, तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। 1 2, लेकिन यहाँ पे तो इन जो है सेकंड नंबर पे आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर तो नंबरिंग मुझे यहाँ से करनी होगी, 1 2 3, तो अल्कोहल तो थर्ड नंबर कार्बन पे होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट।